गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद नहीं रहे। ओमीलाल आजाद काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बीमारी से ज्यादा उन्हें अपनों की बेरुखी ने तोड़ दिया। जीते जी उन्हीं के बेटों ने जमीन हथिया ली थी। बेटों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वे लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन अंत में हार गए। मरने से पहले लाइव दैनिक से बातचीत के दौरान ओमीलाल आजाद ने क्या कहा था, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी खबर और एक ऐसे शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस धर्म ने, जिस समाज में बेटों का होने को इतना महत्व दिया जाता है, उस समाज में बेटे भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ ओमीलाल आजाद जुड़ रहे हैं इस वक्त। ओमीलाल आजाद का परिचय सबसे पहले हम दे देते हैं। ओमीलाल आजाद झारखंड के पूर्व विधायक हैं, यानी बिहार जब एक था और झारखंड एक, जब बिहार और झारखंड एक था उस वक्त ओमीलाल आजाद राजनीति करते थे और झारखंड के गिरिडीह से वो सीपीआई के विधायक रहे 1985 में। लाल झंडा उन्होंने हमेशा बुलंद किया और उम्र के इस पड़ाव में उनको अपनी आवाज़, अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। वजह है उनके 4 बेटे। गिरिडीह में उनकी अपना 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 घर है उनका, और वो ज़मीन के मालिक भी हैं, लेकिन अपने बेटों के साथ नहीं रह पाते हैं और न ही अपने घर में रहते हैं। वो अपनी बेटी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बेटों ने उनको घर से एक तरीके से तिरस्कृत कर दिया, बाहर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से बाहर करने के बाद भी ओमीलाल आजाद की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरी ओमीलाल आजाद की ये कहानी, क्योंकि ये एक मिसाल है झारखंड में किस तरीके से ज़मीन कब्जा करने का, ज़मीनों पर जो अंचल अधिकारी है, अंचल कार्यालय है, वहाँ किस तरीके का खेल चलता है। और समाज और शासन दोनों की तरफ से ओमीलाल आजाद पीड़ित है। परिवार में उनको एक तरीके से अगर बेटी नहीं होती तो वो आज सड़क पर होते थे। तो ओमीलाल जी, बहुत आपकी कहानी बहुत हमने पढ़ी, देखी, तो क्या हुआ, मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर 252 दिनांक 31/8/2024, दूसरा मेरे नाम से 458/2024 और मेरे नाम से फर्जी एलपीसी नंबर 462/2024 को रद्द करने और व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के बारे में ये चिट्ठी मैं उपायुक्त महोदय को लिख रहा हूँ। प्रिय महाशय, सेवा में सूचित करना है कि मेरी स्वार्जित संपत्ति राजस्व मौजा बोड़ो, टोला पेशरागढ़ा, थाना नंबर 51 का नंबर 8 में अंदर, खाता नंबर 94, प्लॉट नंबर 1237, रकबा 7.1/3 डिसमिल जमीन तथा खाता नंबर 96 और प्लॉट नंबर 1180, रकबा 25.2/3 डिसमिल जमीन है, जिसे मेरे 4 बेटे स्वार्जित संपत्ति को हथियाना चाहते हैं, जिनका नाम अशोक कुमार, संतोष कुमार, अरुण कुमार और रतन कुमार है। ये लोग एक होकर तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिनसे मेरी स्वार्जित जमीन हथियाया जा सके। दूसरा यह कि वर्तमान में मेरी असमर्थता के कारण। ओमीलाल जी, एप्लीकेशन हमने देख लिया, वो एप्लीकेशन तो आपने जो आवेदन दिया है डिप्टी कमिश्नर को, वो निश्चित तौर पर उनके पास देंगे, आप दिया नहीं है अभी, देंगे। ओके, देंगे।
तो अभी कैसे आपको पता चला, हम हमारे दर्शक के जानना चाहते हैं कि आपके साथ हुआ ये कैसे, आप कब गिरिडीह आपने कब छोड़ दी, फिर आपको आपके पास क्या क्या संपत्ति है, वो आपका जो घर था वो अब क्या हो रहा है, उस घर में क्या घर भी बेच दिया गया है, ये जो कहानी है आपकी वो हमें बताइए। कल चौड़ा मोह इसरा गढ़ा थाना पचम्बा के बारे में दरखास्त करने लगे तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से एलपीसी जारी हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी जारी हुआ अंचल कार्यालय से, जिसका कोई मुझे पता नहीं है। इसलिए ये दरखास्त दे रहे हैं उपायुक्त को कि इनको रद्द करके और मेरा जो 13 तारीख का दिया हुआ 13 जुलाई का दिया हुआ आवेदन है उसको कानूनी जामा पहनाया जाए और जी। मुझे एलपीसी निर्गत किया जाए। ओमीलाल जी, उम्र के इस पड़ाव में आपके 4 बेटे हैं, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह का भी आवेदन आपको देना पड़ेगा जीवन में? कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह का आवेदन मुझको देना पड़ेगा और ब्लॉक का हल्का नंबर 8 का कर्मचारी गौतम इस तरह की कार्रवाई करेगा और मेरे रिश्तेदारों से मिलकर मुझे जमीन से बेदखल करने की कोशिश करेगा। आपसे बात करेंगे, नीतू आपकी बेटी भी है साथ में, नीतू जी। नीतू जी, जी आवाज मिल रही है ना आपको? मेरा सवाल ये है कि आपके पिताजी उम्र बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उनसे बुलवाना भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जी क्या जी है, जी कब से आपके पास रह रहे, क्यों रह रहे, 4 बेटे के होने के बावजूद क्या इनका अपना घर नहीं है? नहीं इनका अपना घर गद्दी मोहल्ला गिरिडीह में है और एक नहीं बल्कि दो दो जगह में है। एक जगह दुकान है और एक जगह 4 तल्ला मकान भी बना हुआ है जो कि इनका है और इन्होंने ही बनाया है। लेकिन आज के डेट में ये वहाँ नहीं रह रहे हैं बल्कि वो लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और 2018 में जब इनके साथ इनको 3 दिन बंद कर करके और काफी टॉर्चर किया गया था, तो किसी तरह मेरे को पता चला और हम वहां से हम देखे कि मेरे पापा वहां पे बिल्कुल अनसेफ है, तो हम अपना इनको यहाँ पे लेते आए और काफी वेट भी किए कि चलो पारिवारिक मामला है तो कुछ दिन के बाद जो है वो भैया भाभी अपना मिलजुल करके अपना फिर इनको समझा बुझा करके ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो यहाँ हमारे घर जमशेदपुर फॉर्चून सिटी में बल्कि पूरा फैमिली आ गए और मेरे 27 जनवरी को, और यहाँ मेरा 27 जनवरी 2019 को, तो यहाँ आकर के काफी वो लोग हल्ला हंगामा किए और मेरे साथ भी काफी बदतमीजी किए। मेरे हस्बैंड को भी काफी गाली गलौज और उल्टा सीधा बोले और पापा को जबरदस्ती बोले कि आपको यहाँ से चलना ही होगा। मेरे को भी फोर्स किए कि तुमको यहाँ पे नहीं रखना है, तुम इनको घर से निकालो। तो उस समय हम ये बोले कि ये घर मेरा है और यहाँ पे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये डिसाइड करना ये हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का काम है, ये आपका घर नहीं है और आप निकाल दिए हैं, ये आपका जो भी था सोच विचार जो भी रहा हो, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ पे किनको रहना है नहीं रहना है ये हम डिसाइड करेंगे। आप अपना काम किए लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आपको ले जाना है आप मान सम्मान इज्जत के साथ ले जाइए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जाना चाहे तो। अगर वो जाना नहीं चाहेंगे तो इसमें आपका भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और ना ही हम उनको कोई जोर जबरदस्ती करेंगे। वो अगर इच्छा से मेरे पास रहना चाहते तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे को, और हम उस समय इनको बोले अपना भाई लोग को समझाएं, लेकिन वो लोग कुछ भी मेरा बात सुने नहीं समझे नहीं, बल्कि पूरा सोसाइटी में जो था ये अफवाह फैला दिए कि हम किडनैप करके इनको रखे हुए हैं, कि जबरदस्ती हम इनको रखे हुए हैं किडनैप करके, ऐसा कुछ नहीं था। और वो उस समय भी काफी हल्ला हंगामा कर करके और इनको ले नहीं गए बल्कि वो चले गए और
तब से करिए कि 2018 से ही वो मेरे पास ही हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। तो और कभी 2018 से जी 2018 कभी से ऐसा ओमी जी आप सोचे भी नहीं थे कि मेरा खुद का भाई, इनका खुद का बेटा कि ऐसा भी कर सकता है या करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी इनका जो भी रहा, ये अपना, ये जब तक जीवित हैं, ये अपना इच्छा से अगर कुछ हाथ उठा करके बेटी लोग को देना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कानूनन राइट तो हम लोग बेटी लोग का भी है। हम लोग तो खुद से जी कोई डिमांड हम लोग का, ये हम नहीं बल्कि और सब भी बहनें जो थे उसमें कोई डिमांड नहीं था कि हम लोग को कुछ इसमें प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए। लेकिन ये अपने इच्छा से अगर कुछ हम लोग को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें उन लोग को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं था कि जब तक ये जीवित हैं अपने हाथ से अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो इसमें क्या है। प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे थे लेकिन कुछ हिस्सा हम लोग को गिफ्ट के तौर पे देना चाह रहे थे, जिसमें उन लोग को काफी ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं, जो है वो बस हम लोग चारों को है। और इन पे काफी मतलब फोर्स करके और टॉर्चर करके बोला गया कि नहीं, जो है हम ही लोग को चारों को ही देना पड़ेगा, कोई बेटी को और किसी भी बेटी को नहीं देना है। और उसके बाद हम लोग ये चारों को हम लोग को बांट करके आपको जहां रहना है, जिसके पास रहना है आप वहां जा सकते हैं। तो बताइए ऐसा होता है? वो अपना हाथ काट करके अपना सब कुछ दे दे और उसके बाद जहां भी जाए और जिसके भी पास जाए तो किस मुंह से जाए, किस अधिकार से जाए? सो पहले हम पूछना चाहते हैं उन लोग से। जी ओमी जी, आपने पूरा जीवन लाल झंडा उठा कर रहे, वामपंथी विचारधारा की राजनीति की, और वामपंथी विचारधारा समानता की बात करता रहा हमेशा। बेटा बेटी और समाज में समानता की बातें करता रहा। तो कभी आपको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही परिवार में इस तरीके से गिर जाएंगे और गैर बराबरी का एक तरीके से मामला आ जाएगा? इसीलिए मैंने तय किया था पहले ही कि 8 हमारी संतानें हैं, 4 बेटे, 4 बेटियां, और 8 के बीच हम अपनी स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा करेंगे। जी, तो फिर जब आपको कैद कर दिया घर में 2018 में, उस समय क्या बात हुई थी? कैद क्यों कर दिया? फिर आपने पुलिस में कंप्लेन की या फिर बेटी आपको लेकर आ गई? केवल यही कहानी है? मेरा मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड्स, बैंकों का और पासबुक, चेकबुक सब छीन लिया गया था। अलमारियों का चाबी का गुच्छा से तमाम जमीन का दस्तावेज निकालकर साधना देवी जो अशोक कुमार की पत्नी थी उसको दे दिया गया था। मैं कुछ भी नहीं करता था, अपनी जान का भी भरोसा खो चुका था। लेकिन जब 17 तारीख को नीतू के कहने पर पुलिस आई तो मुझे दिल जमाई हुआ कि अब मुझे मारा नहीं जाएगा बल्कि बचाया जाएगा। बच गया मैं नीतू के फोन के चलते कि नीतू ने फोन किया कि मेरे पिता को बंधक बनाकर उनके 4 बेटों ने रखा है और पुलिस से सहयोग करते हुए अपील की मांग की कि उन्हें बंधक से कर्ज मुक्ति दिलाया जा सके। जी, तो कभी जो आप पुलिस से, आपका प्रशासन से, पुलिस से सहयोग मिला या पार्टी के लोग आपके पास आते जाते थे? नहीं, पुलिस से और प्रशासन से मुझे सहयोग नहीं मिला, बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि एसपी को जो लिख कर देते थे हमारे लड़के, उस पर इंक्वायरी होती थी, लेकिन हम जो लिख कर देते थे उस पर कोई इंक्वायरी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप इतने पुराने विधायक रहे हैं, बावजूद इसके आपकी कोई सुनता क्यों नहीं था? पुराना विधायक में भाजपा के राज में कोई कीमत नहीं है। जी, तो अभी राजनीतिक तौर से आपसे कोई संबंध है? लोग आते जाते हैं पार्टी के लोग,
पूछते हैं अभी आपको, पता करते हैं ओमी जी कैसे पार्टी हैं। के लोग जब हम बेरमो जाते हैं तो वहां पर आते हैं। यहाँ पर भी जमशेदपुर के जो लोग हैं हमसे मिलने आए, मेरी व्यथा सुने और तमाम बातों के बाद उन्होंने दिलासा दिया, फोन नंबर दिया कि हमसे संपर्क बनाए रखिए और आपको जो भी दिक्कत होता है हमको खबर करते रहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई इसलिए उन लोगों को खबर नहीं किए। लेकिन आप जब आपके पास आपकी जो आप जब पहली बार विधायक बने 1985 में जब विधायक बने तो आपके बेटों की उम्र कितनी थी। हमारी उम्र कहना मुश्किल। बेटा लोग की उम्र क्या थी? बेटा लोग का उम्र कोई रोजगार में नहीं था, सब बेरोजगार था। कोई टेम्पो चलाता था, कोई हमारे पैसे पर पलता था और कोई एक को 2084 में काम पर लगाए थे स्वास्थ्य विभाग में, बड़ा लड़का को वो भी नहीं पूछता था। जी नीतू जी अब जो है दशहरा का 6-7 साल हो गए, उस दशहरा से इस दशहरा तक, तो इस बीच चारों बेटों ने कभी अता पता किया पिताजी के बारे में कि क्या है कैसे है, कुछ भी? नहीं सर, एक बार भी उन लोग को कॉल करके इनके बारे में ये क्या है, कैसे है, या किस हाल में है, तुम कैसे उनका देखभाल कर रही हो कि नहीं ये सब कुछ अता पता के लिए नहीं किए, इनके बारे में जानकर। हाँ, 1-2 बार किए, क्या चीज के लिए, तो मतलब जो अब है वो दो, और जितना जो कुछ प्लॉट ये सेल किए हैं वो भी उन्हीं की वजह से। क्या है कि वो ये जो अभी किए हैं कि पावर अटर्नी दे करके किसी को मतलब करवाना चाह रहे हैं से, उस समय भी 12 में एक प्लॉट था हम लोग का, तो उसको भी इसी टाइप से वो मतलब गलत तरीके से किसी को पावर दे करके और वो ये करवाना चाहते थे, रजिस्ट्री कराना चाहते थे। तो हम लोग को पता चला, तो उस समय फिर हम लोग जो था उसको सेल करके पापा ही ये किए। तो उन लोग का कहना था कि वो जो सेल हुआ है तो वो जितना अमाउंट आया है उसको अभी भी 4 भाग में ही कीजिए। वो उसके लिए फोन आया था, उसके लिए वो लोग पापा पर बोले थे, एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार ऐसा हुआ। तो पापा का यही था कि जो था हम कर दिए, अब जो है उसमें बोलो क्या करना है नहीं करना है। तो बोला कि जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन जो कर दिए उसका हिसाब दीजिए। वो पापा से हिसाब मांगने लगा। तो पापा का यही कहना था कि हम जो जीवन भर जो तुम लोग कमाए और तुम लोग क्या किए नहीं किए कभी हमको हिसाब नहीं दिया, तो फिर हम तुमको अपना हिसाब क्यों देंगे? बाप हम है या बाप तुम हो? हिसाब देने का काम मेरा है कि हिसाब देने का काम तुम्हारा है? तो हम नहीं देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ और वो कुछ हिसाब ही इनसे लेने के लिए वो कॉल कुछ किए थे। तो इसी ये में काफी बात बिगड़ गई, तो फिर कोई कॉल नहीं आया। मेरे पास 1-2 बार आया था, तो काफी वो क्या हुआ, तुम ले ली, तो हम बोले अब हम ले लिए, ये पापा से ही पूछिए, पापा है तो वही बताएंगे हम लिए कि क्या किए, ये सब हुआ। जमीन जो बेचे उसमें 25-25 लाख रुपया गिफ्ट में चारों बेटी को दान दे दिए। शशि कुमारी कतरास, देवी माधुरी देवी चकाई, नीलम देवी मकोली और नीतू देवी जमशेदपुर। इनसे पूछ सकते हैं कि 25-25 लाख रुपया इन लोगों को गिफ्ट में दिया कि नहीं। नहीं तो मतलब आपके बेटों को अपनी बहनों को जो आपने बेटियों को जो गिफ्ट दिया वो पसंद नहीं आया आपको, वो उनके आपके बेटों को? जी। तो आप मतलब कि ऐसा आप लोगों को कभी लगा वो लोग क्या कोई काम करते हैं, नहीं बेरोजगार है, क्या करते हैं वो लोग? जी सर।
आपके जो चारों भाई है क्या करते हैं, काम करते हैं कुछ या फिर बेरोजगार है? नहीं, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं अशोक कुमार, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। वो 2017 में रिटायर कर गए हैं, सॉरी 16 में ही रिटायर किए हैं वो। और जो दूसरे नंबर वाले भैया हैं संतोष कुमार, वो भी सदर अस्पताल में वो एम्बुलेंस ये करते थे, चलाते थे। तो वो भी रिटायर किए हुए हैं। और तीसरे नंबर वाले भैया अरुण कुमार, वो वो भी ऑटो चलाते हैं। और जो चौथा है रतन कुमार, वो भी ऑटो चलाते हैं। नहीं मतलब कि फिर भी देखिए, विधायक, आप पूर्व विधायक विधायक होना अपने आप में बड़ी बात है। ये तो पुराने जमाने के विधायक है, इसलिए इनका रुतबा अब उस तरह का नजर नहीं आता है होगा समाज को। लेकिन पूर्व विधायक जी अगर ये कांग्रेस के होते, बीजेपी के होते या दूसरे पार्टियों से होते तो बहुत बड़ी बात होती। तो एक तो वामपंथी विचारधारा, ऊपर से इनके बेटों ने इनके साथ ये सलूक किया, तो समाज में क्या लोग, समाज के लोग क्या बोल रहे हैं, आपके बाकी रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, कैसा करना चाहिए, नहीं करना बाकी चाहिए, कैसे? रिश्तेदार तो बाकी रिश्तेदार जो थे वो तो मतलब कहिए इनडायरेक्टली तो सब कुछ बोले ही कि ये ठीक नहीं है जो कि ये जीवन भर मतलब पिताजी उन्हीं लोग के लिए किए हैं। अगर वो नहीं रहते तो आज उन लोग का जो नाम पहचान है समाज में वो नहीं उतना मिल पाता। जो भी आज आज के डेट में जो भी है सब वो मतलब बाबूजी के नाम से ही है, उनको मिल रहा है। तो लेकिन ये इनडायरेक्ट मतलब कहिए कि फ्रंट में आके कोई ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि वो लोग काफी मोहल्ला में भी जो है हमारे बगल में जो चाचा लोग का घर है या मोहल्ला में भी सबको यही बोलते थे कि ये हमारा फैमिली मैटर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और जो बोलता भी था तो उसको वो गाली गलौज करते थे चारों। तो इस डर से कोई फ्रंट में नहीं आना चाहते थे कि भाई तुम्हारा फैमिली मैटर है तो तुम लोग समझो, हम क्यों हम दूसरे का पचड़ा में पड़ने जाएंगे। लेकिन सब जानता है कि हाँ वो क्या किया है ये लोग चारों, या आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो एक मतलब कहिए कि ब्याहता बेटी हैं, मेरा भी अपना घर परिवार अपना फैमिली रहा होगा। और उसके बावजूद हम अपना मायके को लेकर के चल रहे हैं। अपना भाई और अपने बाबूजी का जो है अभी हम जिस हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि अगर कभी कभी सर ये सोचते हैं कि एक टाइम में अगर मेरे को पापा अगर अच्छा फैमिली में नहीं अगर डाले रहते, जैसे तैसे घर में अगर मेरा शादी कर दिए रहते और मेरे को पढ़ा लिखा करके इस लायक नहीं बनाते, अगर आज हम रहते बिल्कुल ना मतलब अनपढ़ रहते, तो आज हम कैसे इनका हम कुछ केयर कर पाते। तब तो मेरे पापा रहते ही नहीं आज के डेट में। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये कहानी अभी भी ओमी जी को मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है। जानकारी होगी अभी, हालांकि ये फैसला अभी हाल फिलहाल के वर्षों का है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं ओमी जी, कि अपने बेटों को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, वसीयत किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं? वसीयत किस तरीके से बनाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं पूछ रहे हैं। वसीयत बनाने के लिए एलपीसी का जरूरत है, जिसी में ये पता चला। क्या चाहते हैं वो बताइए। हम चाहते हैं कि अब जो भी हमारे पास है वो सब हम अपनी लड़की को दान कर दें, वसीयत में दे दें। तो बेटों का क्या होगा? बेटों से आप बहुत नाराज चल रहे हैं। बेटों ने तो हमारे साथ दुश्मनी किया, यहाँ तक कि जान मारने का भी उपाय किया, लेकिन हो नहीं सका। इसलिए बेटों के बारे में अब कुछ सोचने का वक्त है और ना समय रहा और ना कोई समझदारी रही। पोते पोतिया भी हैं आपके, होंगे वो लोग, क्या वो भी दादा को याद नहीं करते हैं? नहीं सर, इसमें हम बोलना चाहेंगे, पापा तो उतना नहीं बता पाएंगे। सर अभी मेरा टोटल बड़े भाई का 4, 2 लड़का 2 लड़की है। छोटे उसके मंझले भैया का जो है 4 लड़का था, और संझले भैया का जो है 3 लड़की, और छोटा वाला का 2 लड़का। कुल मिलाकर के 13
भतीजा भतीजी है जो कि बच्चा से मतलब कहिए प्ले ग्रुप से लेकर के हायर एजुकेशन तक मेरे पापा ने सारा बेयर किया एजुकेशन का। वो उन लोग को कहीं पे ये चीज नहीं सोचना पड़ा कि हम लोग को इतना इतना बच्चा है या उसको कैसे हमको पढ़ाना है। खुद तो एक समय में वो पढ़े नहीं, लेकिन अपना बच्चा को भी कैसे पढ़ाना है या कैसे उन लोग को काबिल बनाना है, कभी ये चीज नहीं सोचे। ये पापा खुद पढ़े थे, खुद शिक्षित थे, और यही शिक्षित होने के वजह से ये शिक्षा को अहमियत देते हुए उन लोगों के बच्चा लोग को, अपना पोता पोती को वो खुद पढ़ाएं, प्ले ग्रुप से लेकर के हायर एजुकेशन तक। ये सारा उन लोग 1 रुपया भी कहीं पे नहीं किया, वो सब भूल गया। और आज के डेट में भतीजा भतीजी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, पोस्टेड हैं और जॉब भी कर रहे हैं, वो इनके वजह से। लेकिन आज के डेट में वो कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पापा ने क्या किया, मेरा बच्चा को पढ़ाया है। इवन उनका बेटा बेटी का शादी भी जो करवाए तो वही पापा ही करवाए। अब उसमें शादी में जो भी कुछ होता है वो तो जी जी जान ही 5 लाख रुपया दहेज दिए। ठीक है, तो वो अलग बात है। जो भी देखिए ठीक, वो आप दूसरी आप कहानी जो आपकी बातचीत दूसरी ओर ले जाते हैं। आपने राजनीति में कब एंट्री की, राजनीति आपने शुरू कब की और कब आपको लगा कि अब राजनीति को अलविदा कर देना चाहिए? राजनीति कब से हाँ? राजनीति कब से शुरू की? राजनीति पॉलिटिक्स 1967 में ज्वाइन किए। जी, कैसे ज्वाइन किए वही हम जानना चाह रहे हैं। 1967 से कैसे ज्वाइन किए सर? कैसे ज्वाइन किए वो पूछिए। शत्रुघ्न मिश्रा जो एमपी थे और बाद में मंत्री बने, उन्होंने मुझसे कहा कि ओमी तुम बैठे रहते हो, इसलिए हमारा यूनियन देखा करो। और यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन उस समय था, उसी को लेकर के हम एक्टिव हुए और काम करने लगे। तो 1985 में आप कैसे जीत गए? जीत कैसे मिली आपको? जीत कैसे मिली? जब शत्रुघ्न मिश्रा एमपी हो गए, मंत्री हो गए, तो उन्होंने गिरिडीह सीट पर मुझे खड़ा किया और साथियों के सहयोग से और हमारे संघर्ष के बदौलत हम जीते। जी, तो अब जो है बहुत वक्त निकल चुका है, आपने पूरी सियासत भी देखी, परिवार भी देखा, और अब कैसा आप महसूस कैसा करते हैं जब आपको लगता है कि इतना सारा कुछ करने के बाद आपको अपने घर में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? घर में हमारी इज्जत किसी ने नहीं की, न बेटों ने, न बहुओं ने, न पोते पोतियों ने। तो बेटियों के लिए क्या कहेंगे आप? बेटी के लिए क्या बेटियों के कहेंगे? लिए क्या कहेंगे? बेटियों ने ही मेरी जान बचाई है और बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। तो नीतू जी, आपके ऊपर भी लग रहा होगा कि आप संपत्ति के लालच में आप अपने पिता को जी रख जी रही जी थी, जी। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं की अपने परिवार में कि मिलजुल कर रहो सब लोग? सर एक बार नहीं बल्कि कई बार हम कोशिश किए, और अपने मोहल्ला में जो भी मतलब मेरे जान पहचान के थे उनसे हम कांटेक्ट करना चाहें कि किसी तरह मैटर वो मतलब आ करके जो भी है बाबूजी को मान सम्मान से वो बोले, माफी मांग ले कि हाँ बाबूजी चलिए गुस्सा में हुआ, चाहे जैसे भी हुआ हो गया, और ऐसे ऐसे जो है खत्म कीजिए बात, ठीक है। रहने की बात है तो बाबूजी खुद ही ये रहने वाला बात पे हम बाबूजी पर छोड़ दिए कि वो डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ कम, तो चाहे बोलेंगे कि ठीक है हम यहाँ रहेंगे, नो प्रॉब्लम, हम रखेंगे, वो रहेंगे भी यहाँ पे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं इतना दिन अब हम तुम्हारे पास रहे, अब हम जो है बाकी का दिन हम ठीक है, अगर अच्छा से रहेंगे, अच्छा से रखेंगे, हम
जा सकते हैं, आप चले जाइए, वहीं पास रहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि हम जब भी सर ये उठाते थे, तो मेरा जो भाई लोग थे वो भी मेरे से मतलब गाली गलौज किए, और भतीजा लोग को भी 2-4 बार हम कांटेक्ट किए कि जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ आप कुछ। तो जैसे ही सर हम बात करते थे ना, तो उधर से मेरे से छोटा है, बट मेरे को बहुत गंदा घटिया गाली देने लगा, और मेरे हस्बैंड को भी गाली देने लगा, मेरे बच्चे लोग को भी गाली देने लगा। तब फिर बोले अब तुम लोग से बात करने से कोई फायदा नहीं है, अब बाकी का जब इतना किए हैं तो अब जब तक है बाबूजी, हम आगे भी समझ लेंगे। हम किसी के ये भरोसे हम बाबूजी को हम लाए थे, और ना किसी के भरोसे हम उनको छोड़े। अब एक संकल्प लेके चल रहे हैं, बस इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हम यही बात हम बोल करके भी और सोच करके भी सर हम अभी तक निभा रहे हैं। और कौन क्या कहता है, मोहल्ला वाला या घर वाले जो भी सोचते हैं, हमको सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास लालच है या बहुत कुछ सर सुनने को आया मेरे को भी, हम हड़प कर रहे हैं, लालच है मेरे को। तो लालच है तो हम अपने सबसे पहले तो अपना भाई भौजाई से ही बात पूछते हैं कि हड़प है या लालच है। लालच तो अभी हम कर रहे हैं, अगर लालच की आपके बात पास नहीं है है ना, इसमें बात तो ये लालच आप ही करते, आप ही उनको सेवा बर्दाश्त करके करते। पहला तो अधिकार आप ही का था ना। कानून में तो जब आप नहीं किए तो मेरे को करना पड़ा। पिता की संपत्ति में जी बेटियों का अधिकार भी बराबर का है, तो जी इसलिए इसमें लालच और लालच की बात नहीं। रही बात वसीयत की, तो वसीयत के लिए जी अब एलपीसी आपको चाहिए होगा, लेकिन घर ये सब के लिए क्या करेंगे उम्मी जी? आपका जो अपना बनाया हुआ घर है उसका क्या करेंगे फिर आप? घर के लिए क्या सोचे हैं सो पूछ रहे हैं। घर के लिए बेटों लोगों को जिसमें रहता है वही वसीयत कर दिए है। बाकी नीचे जो भुवन चल रहा है वो नीतू को नाम कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो नीतू जी आपने वक्त दिया है, और उम्मीद है कि आपका जो मसला है, लेकिन इसमें जो अधिकार प्रशासन के तरफ आपको लगता है उम्मीद जी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ? अब प्रशासन ने बीजेपी के राज में तो कुछ साथ नहीं मिला, लेकिन आप देखते हैं कई मंत्रियों से, शिबू सोरेन से मेरी जान पहचान थी, तो वो क्या कर सकते हैं। सर इसमें एक ये था, जब हम लोग अप्लाई किए थे तो 13/7 को, तो अप्लाई करने के बाद हम उनसे रिसीविंग जब लिए थे, तो उसमें पूछे थे कि ये कब तक हो जाएगा। तो वो बोले कि मैडम हम आपको कॉल करेंगे, जब हो जाएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, क्यों आप परेशान होइएगा, क्योंकि आपको जमशेदपुर से आना है। हमने हाँ जमशेदपुर से तो आना है मेरे को। तो वो एक कांटेक्ट नंबर दिए थे, ये देखिए ये कांटेक्ट नंबर दिए थे, और उस समय यही बोल करके बता करके हमको भेजे कि आप जाइए, हम ये कॉल करेंगे आपको और तब आप आइएगा, झूठ मूठ के परेशान क्यों होइएगा। और इसी आशा पे हम लोग आज तक रुके रहे कि कॉल आएगा और वो लोग बुलाएंगे कि हाँ आप होगा ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सुनने में कुछ और आया कि मेरा एलपीसी, बल्कि हम 13 को अप्लाई किए और 11 को ही एलपीसी वो किसी और को दे दी। जी, तो अभी आपने उनको नंबर लगा के पूछे कि क्या हुआ? नहीं सर, नंबर लगा के तो हम अभी तक बात नहीं की है। बात नहीं हो। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि उम्मीद जी को अपने बेटों से एक तरीके से जो नाइंसाफी हुई उसका इंसाफ मिलेगा, और प्रशासन भी उनके साथ इंसाफ करेगा, और बेटे जो कानून बना है कानून के मुताबिक काम होगा। और हमारे साथ इसलिए भी आपको लाइव पर बातचीत के लिए बुलाए क्योंकि पूर्व विधायक है, और समाज को जानना भी चाहिए कि पहले के विधायक और आज के विधायकों में कितना फर्क है, और किस तरीके से संघर्ष उनको भी करना पड़ता है समाज के लिए, और बेटा और बेटी में जो फर्क है वो कितना बड़ा है। तो हमारे साथ आप दोनों जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। जोहार। जी सर। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है।
बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें